बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नोडल एनालिसिस पढ़ी थी और लास्ट जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने नोडल एनालिसिस विदाउट वोल्टेज सोर्स और विद वोल्टेज सोर्स पढ़ी थी। आज हम मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज मैश एनालिसिस या फिर इसे हम लूप एनालिसिस भी कहते हैं। मैश या फिर लूप एनालिसिस, ठीक है। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि मैश या मैश कहते किसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ। मैश is a loop which does not contain any other loop within it। ठीक है, तो मैश जो है वो लूप को ही कहते हैं, बस शर्त ये कि उसके अंदर कोई दूसरी लूप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा लूप उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो एक सिंगल लूप जो है उसको हम मैश कह सकते हैं। तो मैश कह लें आप या लूप कह लें, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, बस में कंडीशन ये कि उसके अंदर कोई दूसरी लूप नहीं होनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि लेट्स से ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, इस तरह यहाँ कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक, और इसी तरह ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, इस तरह। तो अब अगर आप गौर कर सकें तो एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है। तो इन दोनों लूप्स के अंदर कोई लूप नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम मैश कह सकते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो एक लूप यहाँ भी बन रहा है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से, तो एक लूप ये भी बन रहा है, लेकिन इस लूप के अंदर 2 लूप और आ रहे हैं, इसलिए इसको मैश नहीं कह सकते। ये मैश नहीं है। मैश उसे कहेंगे ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप मौजूद ना हो, उस लूप को मैश कहेंगे। तो ये मैश है और ये भी मैश है। ठीक है, तो ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना आ रहा हो उसको हम कहते हैं मैश। अब मैश एनालिसिस का फायदा क्या होता है? मैश एनालिसिस provides procedure for analyzing circuits using mesh current as the circuit variable। यानी इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि मैश एनालिसिस के अंदर हम करंट फाइंड आउट करते हैं। मैशेस के जो करंट होते हैं या लूप्स के जो करंट होते हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। इससे पिछले जो हमने टॉपिक पढ़े 2 नोडल एनालिसिस, उसके अंदर हम वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं नोड की, लेकिन यहाँ पर हम करंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो करंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा और लेकिन इसमें ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि हैंस
we only consider वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्योंकि करंट फाइंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वोल्टेज सोर्स हम कंसिडर करेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हमारी जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं वो रिड्यूस बनती हैं, थोड़ी बनती है, और उन्हें सॉल्व करना निस्बतन आसान हो जाता है। ठीक है, इट reduces the number of equations that must be solved simultaneously। ठीक है, तो मैश एनालिसिस का फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती हैं वो रिड्यूस फॉर्म में बनती हैं और उन्हें फिर हमारे लिए सॉल्व करना निस्बतन आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सर जी बेटा। सर सर वो कोई ना स्टूडेंट वेटिंग पे लगा हुआ है तो मैसेज आया कि आप देख लें। बेटा मेरे पास लिस्ट में कोई स्टूडेंट वेटिंग पे नहीं है, उन्हें कहें री लॉग इन कर लें। ठीक है, मेरे ओके पास ओके, वेटिंग में नहीं है। बोल देता हूँ मैं उन्हें। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं 3.5, और इस एग्जाम्पल में कहा गया है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द ब्रांचेस करंट, इन्हें कहा गया है I1, I2 and I3 using mesh analysis। ठीक है, तो मैश एनालिसिस को यूज करते हुए हमें करंट I1, I2 और I3 फाइंड आउट करना है, और इसके साथ फिर हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में अटैच है। जी बेटा, तो इस तरह की एक डायग्राम हमें गिवन है। इसमें कुछ रजिस्टर्स हैं, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, एंड ये 10 ओम का रजिस्टर है, और ये वोल्टेज सोर्स है एक, दिस इज ऑफ 15 वोल्ट, और ये वोल्टेज सोर्स है और ये है 10 वोल्ट की। ठीक है, और हमें करना ही है, और इसके साथ साथ हमें ये बताया गया है कि यहाँ जो करंट आ रहा है ये करंट I1 है, और यहाँ जो करंट जा रहा है इस तरफ ये I2 है, और इस तरफ जो करंट आ रहा है ये I3 है। और हमें मैश एनालिसिस यूज़ करते हुए ये करंट्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं, I1, I2 और I3। ठीक है, तो मैश एनालिसिस जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ मैशेस यानी लूप्स कौन कौन से बन रहे हैं। वो लूप्स जो है सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप गौर कर सके तो एक लूप हमारा यहाँ बन रहा है,
ठीक है, इसको हम कह देते हैं मैश 1, ठीक है, और एक लूप हमारा यहाँ बन रहा है, इसको हम कह देते हैं मैश 2। अब हम पोलैरिटीज डिसाइड कर लेते हैं। इस लूप के अक्रॉस हम चल रहे हैं, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इस लूप में हम इस तरफ आ रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने पोलैरिटी सेट कर दी अक्रॉस दिस लूप, इनकी पोलैरिटीज तो डिफाइंड है। इसी तरह इस लूप के अक्रॉस अगर हम चल रहे हैं तो ये लूप याद रखें इस तरह चल रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर इस तरफ आ रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर हम इस तरफ आ रहे हैं तो इसके लिए, इस लूप के लिए ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, ठीक है। और अब हम स्टेप वाइज कर लेते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह मैश एनालिसिस को अप्लाई करना है। तो इसमें आपने पहले तो मैशेस को आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद मैं इसको स्टेप वाइज लिख देता हूँ। पहला जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप 1, इसमें हमें करना ये होगा कि जो मैशेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको हम करंट असाइन करेंगे। असाइन मैश करंट, हमने मैशेस को करंट असाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास दो मैशेस बन रहे हैं, तो मैश 1 जो है उसको उसके करंट को हम कह देते हैं I1, और मैश 2 जो है उसके करंट को हम कह देते हैं I2। अगर 3 मैशेस बन रहे होंगे तो फिर I1, I2, I3, 4 बन रहे होंगे तो I1, I2, I3, I4। तो पहला जो स्टेप है हमारा वो ये कि हमें मैशेस को करंट असाइन कर रहे होते हैं। और हमारे केस में क्या है, इन आर केस दो मैशेस हैं तो दो ही करंट हमने असाइन किए हैं, I1 और I2। तो पहला स्टेप तो ये कि आपने मैशेस को आइडेंटिफाई करके उनको करंट्स असाइन कर दिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है स्टेप 2, इसमें हमें अप्लाई करना है KVL टू मैशेस। जो मैशेस हमने बनाई हैं उन पर KVL अप्लाई करना है, ठीक है। तो KVL जब हम अप्लाई करते हैं तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी लूप के अंदर जितनी भी वोल्टेज आ रही होती है उन सबका सम 0 होता है, ठीक है। तो एक वोल्टेज तो ये आ रही है इस लूप के अंदर, और अगर आप लूप की डायरेक्शन देखें तो यहाँ हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ये वाली वोल्टेज जो होगी ये नेगेटिव होगी। सो मैं इसको पहले यहीं लिख देता हूँ, एक वोल्टेज ये है और ये होगी -15। फिर अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ करंट I है, वोल्टेज चाहिए हमें, तो वोल्टेज होता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो करंट I1 है और रेजिस्टेंस 5 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5I1, ठीक है, ये इसकी वोल्टेज आ जाएगी। और फिर इस लूप के अक्रॉस हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर अगर आप गौर कर सकें तो रेजिस्टेंस 10 है और जो करंट है वो I3 है, तो ये हो जाएगा +10I3। और फिर अगर हम फर्दर यहाँ से इस तरफ आएँ तो ये जो आपको सोर्स नज़र आ रही है, ये सोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लूप चल रहा है इसमें, लिहाजा यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव आएगी। सो +10 वोल्ट, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, और हमने ये वोल्टेज, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, 4 एलिमेंट्स थे, तमाम वोल्टेजेस को सम अप कर दिया, ठीक। तो इस इक्वेशन को अब मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी -15 + 5I1 + 10I3 + 10 = 0। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप गौर कर सकें तो ये वाला जो रेजिस्टर है ये दोनों लूप्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी ये मैश 1 के अंदर भी आ रहा है और मैश 2 के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। सो मैश 1 का करंट तो I1 है और मैश 2 का करंट जो है वो I2 है।
तो ये याद रखेंगे कि अगर कोई रेजिस्टर दो मैशेस के दरमियान आ रहा हो, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, और ये रेजिस्टर 10 ओम का है, और ये दो मैशेस के दरमियान आ रहा है। एक मैश का करंट इस तरह है, लूप मैश की डायरेक्शन ये है और इसमें करंट I1 है, ठीक है, और दूसरा जो है वो मैश इस तरह है और ये I2 है। तो एक ही रेजिस्टर है और वो दो मैशेस के साथ अटैच है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो मैश 1 की कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हमने ये जो KVL अप्लाई किया है फॉर मैश 1 किया है। तो जब हम मैश 1 की बात कर रहे हैं तो हम इसके करंट को पॉजिटिव लेंगे और इसके करंट को नेगेटिव लेंगे। लिहाजा 10 ओम के अंदर जो करंट होगा ये होगा मैश 1 के लिए I1 माइनस I2। सो आपको यहाँ जो I3 नज़र आ रहा है इसको हम इस तरह लिखेंगे, -15 प्लस 5I1 प्लस 10, और I3 की जगह, अच्छा I3 कौन सा करंट है, यहाँ देखिए I3 वो करंट है जो इस रेजिस्टर से पास हो रहा है, और I3 किसके बराबर होगा, I3 बराबर होगा I1 माइनस I2, ये हो जाएगा I1 माइनस I2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये चीज़ जो I3 की जगह मैंने I1 माइनस I2 लिखा है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I1 आ रहा है, टोटल करंट है I1 जो यहाँ से आ रहा है, इस जगह आके ये I1 दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ हिस्सा उस तरफ चला गया, कुछ हिस्सा इसकी तरफ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट है I3 ये बराबर होगा I1 के, लेकिन I1 में से कुछ हिस्सा तो इस तरफ भी गया है, लिहाजा वो हिस्सा माइनस हो जाएगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि I3 जो होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये 10 एम्पेयर था और यहाँ 6 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 4 कहाँ चला गया, 4 I2 में चला गया, तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, बाकी I3 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं यहाँ पर कि I3 जो है वो बराबर होगा I1 माइनस I2 के। सो अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें, यहाँ पर तो देखिए I3 की जगह हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज -15 प्लस 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और या फिर इसको हम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, सॉरी दिस इज I1 जी, इन दोनों को अगर हम सम अप करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15I1 माइनस 10I2, और 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0, और अगर हम इन सब में से 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बचेगा 3I, ठीक है, ये हो जाएगा 2I, और यहाँ आएगा 1 को मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने KVL अप्लाई किया है इस वक्त पहले मैश के ऊपर। जी बेटा कोई सवाल है? सर मैंने पूछना था, यही जो 10 ओम वाला है ना, 10 I3 वाला रेजिस्टर, जी 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 जी। तो अब क्योंकि ये दो वोल्टेज सोर्सेज के अंदर बीच में फंसा हुआ है, तो इसके ऊपर जो नेट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट नहीं होगी? बेटा हम वोल्टेजेस की बात इस वक्त नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम करंट की बात कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? हम मैश एनालिसिस में करंट्स पर फोकस करते हैं। तो आप अगर गौर करें तो हमने करंट की फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखी हैं। समझ रहे मेरी बात? होगा क्या कि रेजिस्टर तो 10 ओम का है, लेकिन उसमें अगर दो करंट्स हैं तो नेट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं आपसे कह दूं कि जी फॉर एग्जांपल I1 है और I2 है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका सब्ट्रैक्शन आएगा, वो नेट करंट होगा। तो रेजिस्टर में जो नेट करंट होगा वो ठीक है सर, रेजिस्टर समझ में लगा। मल्टीप्लाई होगा तो वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। जी समझ लगा। ठीक है ठीक है, ओके। अब हम मैश अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी KVL अप्लाई कर रहे हैं दूसरे मैश पर, यानी मैश 2 पर, फॉर
मैश 2। मैश 2 पर अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो मैश 2 को ज़रा पहले हम गौर से देख लेते हैं। मैश 2 में हमारे पास ये जो लूप है, मैश है, इसकी डायरेक्शन इस तरह चल रही है। अब इसमें सबसे पहले ये वाला रेजिस्टर आ रहा है और इस रेजिस्टर को आप देखें तो ये 6 ओम का है और इसमें करंट I2 है। लेट मी राइट ओवर हियर। तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो होगी 6I2। फिर इधर आ जाते हैं तो यहाँ ये रेजिस्टर है 4 ओम का और इसमें करंट क्या है, करंट I2 है, क्योंकि इस मैश को हमने I2 का नाम दिया है, इसके करंट को I2। ठीक, फिर इसके बाद ये लूप इस तरह आ रहा है, ये मैश इस तरह आ रहा है, यानी हम इससे इसकी तरफ जा रहे हैं और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये वोल्टेज नेगेटिव लेंगे, लिहाजा ये -10 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह जब हम यहाँ से फर्दर बढ़ेंगे आगे इस तरफ, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टर है वो 10 ओम का है, 10 ओम का है। ठीक है, और इस रेजिस्टर के अंदर अब दो करंट हैं, एक तो I2 एक I1, लेकिन क्योंकि हम मैश 2 की बात कर रहे हैं लिहाजा अब I2 हमारे लिए पॉजिटिव होगा और उसमें से माइनस क्या करेंगे, हम I1 माइनस करेंगे एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं इसको खैर आगे अभी बताता हूँ, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के हिसाब से भी देख लेते हैं। अभी तो फिल वक्त मैं इन वैल्यूज़ को ज़रा लिख लूँ। पहली वैल्यू हमारे पास थी 6I2 प्लस 4I2 माइनस 10 प्लस 10I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अगर हम 10 ओम वाले रेजिस्टर को देखें, अब ये 10 ओम वाला रेजिस्टर है। ठीक है, और हमारे पास दो मैशेस बन रहे थे, एक मैश इस तरह था, इसका करंट I2 था, एक मैश इस तरह था, इसका करंट I1 था। इस वक्त हम मैश 2 को डील कर रहे हैं, तो मैश 2 के करंट में से मैश 1 का करंट माइनस होगा। जब एक ऐसा रेजिस्टर जो दोनों मैशेस के साथ मौजूद है, ऐसी सूरत में अगर हम मैश 2 की बात करेंगे तो I2 माइनस I1 होगा और मैश 1 की बात करेंगे तो I1 माइनस I2 होगा। ठीक है, तो इस वक्त हम मैश 2 को डील कर रहे हैं तो इसका करंट I2 है, पॉजिटिव है, और इसमें से I1 को माइनस करेंगे। ये याद रखें कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर है और वो रेजिस्टर हमारे पास लेट्स से मैश 1 और मैश 3 के दरमियान आ जाता है, तो उस वक्त अगर हम मैश 3 पर केवीएल अप्लाई कर रहे होंगे तो हम I3 में से I1 माइनस करेंगे, और अगर हम इस पर केवीएल अप्लाई कर रहे होंगे तो I1 में से I3 माइनस करेंगे। ठीक है जी बेटा, कोई सवाल था शायद? सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे आपने ऊपर डायग्राम में दिखाएगा कि I2 में भी आप 6 डालने, और सर ये मुझे समझ नहीं आया, 4 ओम के रेजिस्टेंस में I2 क्यों डाला आप? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो शायद आप ग्रैप नहीं कर सके, ये जो पूरा मैश है, इस मैश का करंट क्या है, I1, और इस पूरे मैश का जो करंट है वो करंट क्या है, I2। एक ही लूप है ना, तो एक ही लूप का मतलब है कि जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट इधर आ रहा है, वही करंट इस तरफ आ रहा है, वही करंट यहाँ जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे लूप के अंदर एक ही करंट है और वो क्या है, I2। और इस पूरे लूप के अंदर एक ही करंट है और वो करंट कौन सा है, I1। समझ आई? तो अब अगर यहाँ से हम चले I2, यही I2 इससे होता हुआ यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी I2 होगा। इस पूरे मैश के अंदर करंट I2 होगा। सिर्फ इस जगह पर क्योंकि ये दोनों मैशेस के दरमियान है तो हमें नेट करंट निकालना होगा, क्योंकि इसके अंदर करंट I2 भी है और I1 भी है। तो मैंने इसलिए कहा कि हम सब्ट्रैक्ट करके करंट निकालेंगे इस रजिस्टर के अंदर। बाकी इन पूरे रजिस्टर्स के अंदर इस पूरी जगह पर करंट I2 होगा और इस पूरे मैश के अंदर I1 होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके सर, डन। ठीक है, ठीक, राइट। सो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 6I2 प्लस इसको तो खैर हम डायरेक्ट
10 लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज 10i2 माइनस 10 प्लस 10i2 माइनस 10i1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए ये 10 और ये 10 20 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 20i2 माइनस 10i1 इज इक्वल्स टू 10। और अगर लेट से हम यहाँ से 10 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 2i2 माइनस i1 इज इक्वल्स टू 10। एंड इनफैक्ट हम i1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, i1 को वहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आए, तो i1 हमारे पास हो जाएगा दिस इज 2i2 माइनस 10। और फॉर एग्जांपल इसे हम, बल्कि मैं इसको सॉरी पहले पिछली इक्वेशन हमने i1 i2 की फॉर्म में लिखी थी, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं i1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज वहाँ चली जाए और 10 यहाँ आ जाए, तो ये हो जाएगा i1 माइनस 2i2 इज इक्वल्स टू, सॉरी एक में मिस्टेक कर गया, अगर हम 10 यहाँ से कॉमन लेते तो यहाँ पर 1 आएगा, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये तो खैर सिंपली बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब जो अगला स्टेप हमारा होगा स्टेप 3, उसमें हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो जो पहली इक्वेशन हमारी आई थी दैट वाज 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 1, इसको हम लिख लेते हैं 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 1। और सेकेंड इक्वेशन हमारी आई है i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास ये आ जाएगा 2i1 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और अपेरेंटली हमारे पास i1 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1 एम्पेयर, दिस इज 1 एम्पेयर। और i1 अब हमारे पास आ गया है, तो इस i1 को हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, आइदर इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो हमारे पास i2 की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको, अगर हम इसे लेट से यहाँ पर पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने से होगा ये हो जाएगा 1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 1। इस 1 को हम वहाँ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2i2 इज इक्वल टू माइनस 2, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो i2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 1 एम्पेयर। सो i2 इज 1 एम्पेयर। तो आपने देखा कि हमने i1 और i2 ये दोनों मैशेस के करंट्स थे, हमने ये मैशेस के करंट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और i3 भी हमें फाइंड आउट करना था। i3 जो था ये i1 माइनस i2 है, तो लिहाजा हम ये कर सकते हैं कि i1 में से अगर i2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सो i3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, दिस इज i3, ठीक है। तो 3 करंट्स हमसे पूछे गए थे इस सर्किट के, वो तीनों करंट्स हमने फाइंड आउट किए, और आपने देखा कि हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ी वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करनी पड़ी। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। पहला स्टेप आपको ये करना है कि जी आपने पहले तो अपने सर्किट में देखनी है कि जो मैशेस बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, उन मैशेस को आपने करंट असाइन करना है। अगर 3 मैशेस बन रहे हैं तो फिर 3 करंट i1 i2 i3 हो जाएंगे, अगर 2 मैशेस बन रहे हैं तो 2 करंट। उसके बाद हमें हर मैश के ऊपर KVL अप्लाई करना है, और अगर 3 मैशेस बनेंगे तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, अगर 2 मैशेस होंगे तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को या तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, या कोई भी मेथड अप्लाई कर लेंगे जिसमें हम
उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो वेरिएबल उन तीनों इक्वेशंस में या दो इक्वेशंस में आ रहे होंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि हम एक क्विक एग्जांपल कर लें ऐसी जिसमें 3 मैशेस कम से कम आ रहे हो, ताकि 3 इक्वेशंस वाली एग्जांपल भी हम थोड़ा सा अच्छी तरह उसको ग्रैब कर सकें। तो मैं ज़रा क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ एक अगली एग्जांपल की तरफ। ये है एग्जांपल 3.6 और इसमें कहा जा रहा है यूज मैश एनालिसिस टू फाइंड the current I naught in the circuit। इस सर्किट के अंदर हमें आई नॉट करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसमें 2 रेजिस्टर्स हैं। जबकि यहाँ पर एक सोर्स 12 वोल्ट की सोर्स है, ये कनेक्टेड है एंड यहाँ पर जो है वो एक इस तरफ एक रेजिस्टर कनेक्ट है इस जगह एंड एक यहाँ पर डिपेंडेंट जो है वो सोर्स करंट सोर्स कनेक्टेड है एंड सारे यहाँ पर अटैच हो रहे हैं और इनके बीच में भी यहाँ एक रजिस्टर कनेक्टेड है। से दिस इज अ रजिस्टर। ठीक है, और इन सब की जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास 12 वोल्ट का है और ये 10 ओम का है एंड ये 12 ओम का है। ठीक है, ये 4 ओम है एंड ये 24 ओम है और ये प्लस माइनस 4i नॉट इस सोर्स के अंदर करंट है और इसके बाद हमें ये बताया गया है कि जी यहाँ जो करंट आ रहा है ये i1 है, इस तरफ जो करंट जा रहा है ये फॉर एग्जांपल i2 है और इस तरफ जो करंट आ रहा है ये i नॉट है। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है और अब इसके हिसाब से हमें करना क्या है कि हमें आई नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो बड़ा सिंपल है कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर लें कि मैशेस कौन कौन से बन रहे हैं। तो आप अगर गौर कर सकें तो एक मैश तो यहाँ बन रहा है, एक लूप यहाँ बन रहा है। ठीक है, इस लूप के हिसाब से अगर हम यहाँ पर पोलैरिटी देखना चाहें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक मैश ये बन रहा है, से दिस इज मैश 1। ठीक, दूसरा मैश हमारा यहाँ पे बन रहा है एक। ठीक, और इसके हिसाब से पोलैरिटी देखेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और इसको हम कह देंगे मैश 2 और तीसरा जो मैश हमारे पास बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मैश 3 और इसके हिसाब से पोलैरिटी ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, लूप के अक्रॉस अगर चलेंगे तो अब 3 लूप्स हमारे पास यहाँ पर बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं और मैंने कहा था कि जब हम नंबर ऑफ लूप्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन्हें करंट असाइन करेंगे। लेट मी राइट दैट स्टेप। स्टेप 1 वाज assign current to
द मैशेस, ठीक है। और हमारे पास कितने करंट्स आएंगे, जाहिर सी बात है 3 मैशेस हैं, तो ये हो जाएगा I1 I2 I3, लिहाजा ये हो जाएगा I1 I2 I3, ठीक है। और अब जब ये 3 मैशेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए और हमने उन्हें करंट्स असाइन कर लिए, तो अब हमें KVL अप्लाई करना है। तो जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 ये है अप्लाई KVL टू द मैशेस, ठीक है। और हर मैश पे हमने KVL अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर मैश 1। जी, मैश 1 पे अगर हम करंट की बात करें तो मैश 1 में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास वोल्टेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें तो ये एक वोल्टेज सोर्स है, और अगर हम लूप के अक्रॉस चल रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ये -12 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा -12। और फिर अगर हम इस तरफ से आ रहे हैं तो जी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 ओम है, 10 ओम का रजिस्टर है। लेकिन इस 10 ओम के रजिस्टर में अब 2 करंट हैं, एक करंट तो ये वाला है I1 और एक करंट है I2। तो क्योंकि हम इस लूप की बात कर रहे हैं तो देखिए ये होगा +10 I1 माइनस इसका जो करंट होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जब हम यहाँ आएंगे, इस जगह पर आएंगे, तो ये 12 ओम का रजिस्टर है, दिस इज 12 ओम। इस पे भी 2 करंट हैं, मैश 1 का और मैश 3 का। तो मैश 1 का करंट I1 है जो कि माइनस हो जाएगा मैश 3 के करंट से, दैट इज I3। और इसके बाद अब कोई और चीज़ नहीं है, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आई होप ये क्लियर होगा। इसको अब हम थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली आगे लिख लेते हैं। जी, ये था -12 + 10 I1 - I2 + 12 I1 - I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यानी ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 12 इससे होगा, इससे होगा, I1 वाली वैल्यूज I2 वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो मैं टाइम क्योंकि थोड़ा लिमिटेड ही है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बीच के 1-2 स्टेप्स हैं, ये आप कर लीजिएगा। 11 I1 -5 I2 -6 I3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आप एक बीच के 1-2 स्टेप है वो कर लीजिएगा, कोई इशू हुआ तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैश 1 की बात हुई। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर मैश 2। मैश 2 के अंदर जो जो वोल्टेजेस आ रही हैं हमें वो देखनी होगी। तो मैश 2 में करंट जो है वो I2 है, और अगर आप यहाँ गौर कर सकें 24 ओम में से I2 पास हो रहा है। तो वोल्टेज चाहिए होती है ना, KVL अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज क्या होगी, 24 मल्टीप्लाई बाय करंट, दैट इज I2, ठीक। फिर इस जगह अगर हम आते हैं तो अब जरा गौर कीजिए, इस जगह क्या हो रहा है, ये 4 ओम का रजिस्टर है और इसमें 2 करंट्स हैं, इसमें करंट I2 भी है और I3 भी है। लेकिन क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो I2 में से माइनस होगा I3। एंड फिर फर्दर अगर हम आते हैं इस जगह तो इसके अंदर भी 2 करंट्स हैं, इसके अंदर 2 करंट्स कौन से हैं, I2 है और I1 है। लेकिन क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पर होगा +10 I2 - I1 and that whole value would be equals to 0, ठीक है। तो इस मैश के लिए हमारे पास 24 I2 + 4 I2 - I3 + 10 I2 - I1 is equals to 0, and
इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, एक दो स्टेप बीच के मैं स्किप कर रहा हूँ ड्यू टू द टाइम। ये जगह 5 माइनस 5i1 प्लस 19i2 एंड माइनस 2i3 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यही काम मैश 3 के लिए अप्लाई करेंगे फॉर मैश 3। सर आपने +2i3 कहा था, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। सॉरी, आपने +2i3 आई थिंक कहा था, तो यहाँ अभी तक माइनस का साइन होगा। नहीं सॉरी, माइनस ये मैं शायद बताने में गलती कर गया हूँ। ये -2i3, ठीक है, राइट। सो अब इस मैश की अगर हम बात करते हैं तो इस मैश का करंट i3 है, रिमेंबर, ठीक। अब अगर फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टर की बात की जाए 4 ओम की, तो 4 ओम का जो रेजिस्टर है इसमें दो करंट्स हैं, इसमें i3 भी है और i2 भी है। तो हम क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं लिहाजा i3 में से i2 को माइनस करेंगे। फिर हम यहाँ आते हैं, तो अगर हम इस जगह आते हैं तो हम लूप के अक्रॉस चल रहे हैं, लूप के अक्रॉस चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो वही रहेगी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस वक्त करंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ ये करंट सोर्स है, करंट 4i0 आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि हम करंट्स के सम की फॉर्म में ही सबको लिख रहे हैं, इत्तेफाक से ये करंट ही हमें गिवन है। और फिर अगर हम यहाँ आते हैं तो इसके अंदर भी दो करंट्स होंगे i3 और i1, तो ये हो जाएगा i3, सॉरी मैं पहले रजिस्टर लिख लूँ, रजिस्टर था 12 i3 माइनस i1 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। करंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, लिहाजा हमारे पास ये हो जाएगा 4i3 माइनस i2 प्लस 4i0 प्लस 12i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ गौर करें डायग्राम में, तो डायग्राम में हमें कहा गया है कि i0 इस जगह पर करंट जो है वो i0 है। तो अगर इस जगह करंट i0 है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से करंट i1 आ रहा था, यहाँ से करंट i1 आ रहा था और फिर वो इस तरफ चला गया, तो i0 बराबर होगा i1 के। लेकिन जाहिर सी बात है सारा का सारा करंट इस तरफ नहीं गया, कुछ करंट इस तरफ भी गया है, लिहाजा इस i1 में से वो करंट माइनस हो जाएगा जो इस तरफ गया है, और इस तरफ जो करंट गया है वो i2 है, लिहाजा i1 में से i2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i0 आ जाएगा। सो i0 की जगह इस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, i0 की जगह हम i1 माइनस i2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4i3 माइनस 4i2 प्लस 4i1 माइनस i2 प्लस 12i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फॉर योर ईज मैं इसको एक डमी इक्वेशन कह देता हूँ, लाइक इसे इक्वेशन ए कह देता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी -i1 माइनस i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 0 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं और अगला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इन तमाम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 3 जो हमारा है वो ये है कि इन तीनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब ये तीन इक्वेशंस जो हमारी आई हैं हमारे पास, क्योंकि अब ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन वेरिएबल हैं। फर्स्ट है 11i1 माइनस 5i2 माइनस 6i3, तो मैं इसको लिख देता हूँ 11i1 माइनस 5i2 minus 6i3 is equal to 12, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी है -5i1 प्लस 19i2 माइनस 2i3 माइनस 5i1 सॉरी सेकेंड प्लस 19i2 माइनस 2i3
इज इक्वल्स टू 0 और थर्ड है -i1 -i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तीन इक्वेशंस है। अब इस पे बहुत सारे वेरियस मेथड्स इस पर अप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पर क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हैं, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकली बहुत सारे इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप इस पर क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हैं। क्रैमर रूल में होता ये कि आप सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 11 -5 -6 -5 19 -2 -1 -1 2 और यहाँ आ जाएगा वेरिएबल है i1 i2 i3 और राइट पर हमारे पास आ जाएगा 12 0 0। ठीक है। और अगर हम क्रैमर्स रूल यूज करते हैं क्रैमर्स रूल, तो उसमें अगर आप याद करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेरिएबल है i1, मैं इस एक के बारे में बता देता हूँ। तो i1 होगा डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 1। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास i2 होगा तो उसके लिए होगा i2 बराबर होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और i3 होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है। तो ये क्रैमर्स रूल से आप सब वाकिफ होंगे। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले हमें रिक्वायर्ड होगा, इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो मैं इसको खैर यहीं ज़रा क्विकली एक सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। जी इसकी जो डिटर्मिनेंट है जी सर मैश 1 की जो बच रहा है वो 12 नहीं 6 है सर। सॉरी सर इक्वेशन दिखाइए सर मैश 1 की। मैश 1 की इक्वेशन। यस सर। जी जी सर इधर 6 आ रहा ठीक, है आप 12 की इसको जगह। वेरीफाई कर लें, मैं खुद भी इसको देख लूँगा। ठीक है। तो अभी ये टाइम नहीं है इस डिस्कशन का, आप इसको वेरीफाई कर लें। 6 हुआ तो कोई बात नहीं, आप 6 से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके ओके। सो अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और फिर हमें डिटर्मिनेंट 1 2 3 भी फाइंड आउट करना है। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यूज हम पहले लिख लेते हैं। 11 -5 -6 -5 19 -2 -1 -1 2 और फिर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम पहले ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, इस वैल्यू को पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू 11 है। ठीक है। ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम छोड़ देते हैं। ठीक। और फिर क्या करते हैं, ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं और बीच में माइनस लिख देते हैं। ठीक है। तो मैं स्टेप में ही कर देता हूँ कि 19 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -2 सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है। ये 11 आ गया। अगली टर्म फिर लिखते हैं हम और अगली टर्म के साथ याद रखें कि माइनस लिखते हैं हम। 245 आ रहा है सर। माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है ना, टाइम हो गया, मैं इसलिए थोड़ा सा क्विकली बस इस मेथड को डिस्कस करना। 245 आ रहा है सर डेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू जी। तो नेक्स्ट जो होता है ये वाली वैल्यू आती है, लेकिन याद रखें इसके साथ माइनस का साइन आता है और फिर ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो छोड़ देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं एंड देन नेक्स्ट फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये क्रैमर रूल से आप फैमिलियर होंगे, आपने पहले पढ़ा होगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है। फिर ये जब ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली तो फिर आप ये कैलकुलेट करते हैं डेल्टा 2 और डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट 2 जो होगा वो किस तरह होगा, मैं उसको सिर्फ लिख देता हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट 2 में होता ये है कि हम करते ही हैं कि हमारे पास जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा
ये वाली चीज़ ये आ जाती है इस जगह पर डिटर्मिनेंट 1 में, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 में। और यही चीज़ अगर आप यहाँ ले आए तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट 2, और इसी चीज़ को आप यहाँ ले आए तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट 3, ठीक है। तो होगा क्या कि यही चीज़ आपको दोबारा लिखनी है, बस ये पहला कॉलम जो आ रहा है इस पहले कॉलम की जगह आपके पास आ जाएगा 1200, तो यहाँ आ जाएगा 1200, और बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा यानी -519 और 1, -519 एंड 1, और उसके बाद -6 -2 2, -6 -2 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व उसी तरह करना है जैसे अभी ये पिछला वाला हमने देखा, फिर 2 भी और 3 भी। तो आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा आंसर्स वगैरह क्या है, हम फिर उसको इंशाल्लाह वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। सर ऑनेस्टली ये जो अभी वाला क्वेश्चन किया ये तो सर के ऊपर से निकल गया। आप ऑनेस्टली ये भी बता दें कि उसमें सर के ऊपर से क्या गुजरा बेटा। अगर आप कहते हैं कि क्रैमर रूल आपको नहीं आता या थोड़ा साइमल्टेनियस सर, उसको नहीं साइमल्टेनियस सर वो भी नहीं आता। नहीं आता, सुभान अल्लाह, मतलब ये तो फिर ऑनेस्टली आपको आना चाहिए था। ए लेवल्स में सर, ए लेवल्स में ग्रामर रूल नहीं सिखाते। नहीं सिखा, यस सर, नहीं और सर, ओ लेवल्स में भी नहीं है। नहीं जी है सर, सर, ये सही बोल रहे हैं, ओ लेवल और ए लेवल दोनों में नहीं है सर। दोनों में नहीं है सर। कोई बात है, कोई बात है, नो इशू। आप करें ये कि आप गूगल करें, ठीक है, यूट्यूब पे जाएं, क्रैमर्स रूल लिखें और उसकी कोई भी एक एग्जांपल आप सॉल्व कर लें, और नहीं समझ में आता तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको क्रैमर रूल भी सिखा दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। तो इस स्टेप 3 से आगे का जो काम है इसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में, मुझे एक और क्वेश्चन भी करवाना है, मैं उसमें पूरा सॉल्व करवा दूंगा, तो इट डजेंट मैटर। बट बिफोर दैट स्टेप 3, इक्वेशन 3 तक कैसे आई, ये कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर हो गया। जी सर, वो तो लेक्चर रिवॉच कर लूंगा तो फिर शायद हो जी जी, आप इसको देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप नोट कर लिया करें, अगले लेक्चर में आप पूछ लिया करें, स्टार्ट में ही पूछ लिया करें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे सर बढ़ेंगे, ठीक है। जी जी, सर तो साइमल्टेनियसली से तो ये डायरेक्ट इक्वेशन ही बन रही है, वैल्यू कट ही नहीं रही। अरे बेटा तो अब आप ये भी साथ में कह दें कि साइमल्टेनियस भी हमने सॉल्व नहीं किया। साइमल्टेनियसली बेटा होता सर ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन सर मेथड करते हैं ना, हम करते ये हैं। सब्स्टिट्यूट किया है, लेकिन सर वो अपना वैल्यू वैसी की वैसी इक्वेशन दे दी उसने। अरे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी में होता ये है कि आप अपनी इक्वेशन से या तो I1 को गायब कर देंगे या I2 को गायब कर देंगे। जब आप I1 को गायब करेंगे तो आपकी दो इक्वेशन आ रही होंगी, उसमें I2 और I3 आ रहा होगा। तो जब दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल्स हो तो उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप सबको ना पिछली मैथ्स एक बार बहुत अच्छी तरह रिव्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैंने कहा कि अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं एक एग्जांपल ऐसी करवा दूंगा जिसमें मैं एंड तक पूरा सॉल्व करवा दूंगा। अभी क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम वाइंड अप करें, नेक्स्ट क्लास में पूरी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करें या आप क्रैमर्स रूल अप्लाई करें, कोई भी आप क्रैमर रूल भी अप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर क्रैमर रूल थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर आपको कोई और सोल्यूशन आपने पढ़ा है ओ लेवल ए लेवल्स में जिसमें आपने मल्टीपल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, दो इक्वेशन तीन इक्वेशन आ जाए तो उसके अननोन वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपने कोई और मेथड पढ़ा है यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई दैट मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके फर्दर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसमें मैं पूरी करवा दूंगा क्रैमर्स रूल समेत, या फिर आप कहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे, हम उसके एक एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है जी। सो बढ़ते हैं टूवर्ड्स अटेंडेंस। सैयद आगा मोहम्मद, मुगीरा अहमद, शेख हमजा यासीन, प्रेजेंट ओके, मोहम्मद उमर हाशमी, प्रेजेंट सर। ठीक है। इसके बाद हैं
सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी, जुनेद हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद जमाल, प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा रिजवान, हुज़ैफा प्रेजेंट बिन सर। ओके हुज़ैफा बिन शौकत, प्रेजेंट सर। अरशद अली, अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब, प्रेजेंट सर। सर मेरी प्रेजेंट आपने नहीं लगाई। आईडी बताएं बेटा। सर 11967 अरशद अली। अरशद अली, जानजेब अली खान, सर। मोहम्मद अली, प्रेजेंट। मोहम्मद मौजम, यस सर। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। तलहा तारिक। तलहा तारिक हैं तो बेटा चैट रूम में लिख दें। सैयद यूशा काजी, यस सर। सैयद अनस अहमद, प्रेजेंट सर। जवाद खान, जवाद खान नहीं है। सैयद मुसब अली, प्रेजेंट सर। ठीक है। ये तलहा तारिक की मैं लगा दूं पहले, अब इनकी शायद आ गई है। मोहम्मद तलहा है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, ऐशवन नेथन, प्रेजेंट सर। ओके। तलहा उस्मानी, प्रेजेंट सर। लारेब रशीद, यस सर। ओके। मोहम्मद हसान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा, ठीक है। और समीर सुलेमान, समीर सुलेमान अभी इंटर हुए, ठीक है। मोहम्मद उस्मान पराचा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट ओके। उस्मान भाई आप पिछली 2 क्लासेस में गायब थे। सर, एक क्लास में गायब था परसों सर जी जी, कौन है? सर मैं समीर, आपने मेरी प्रेजेंट नहीं लगाई, मेरा नेट ऑफ हो गया था अभी, मैंने अब ऑन लगा हो दी, गया। लगा दी मैंने, ठीक है सही सर। जी, ठीक है, थैंक यू।